प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, जो समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसका मेन उद्देश्य रखा गया है आरओ परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 का जो फॉर्म अभी आने वाला है। डेट अभी कंफर्म नहीं, लेकिन फॉर्म जल्द आने वाला है। तो उसी के तहत हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे 8004109989 पे। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए बैच से। आपको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके लिए हितकर होगा। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम लोग करने जा रहे हैं। आपको मैं दिखाई पड़ रहा होगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के 2 वीडियोज को पढ़ लिया है। एक में हमने पढ़ा है किसको, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण, और दूसरा हमने जो पढ़ा है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। आज ये तीसरा वीडियो है और इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे, हम भौतिक विभाजन करेंगे। भौतिक स्वरूप से उत्तर प्रदेश को कैसे बांटा गया है। जब उत्तराखंड यानी 9 नवंबर 2000 के पहले, यानी जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे होता था। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम 3 भागों में करते थे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, मध्य का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी भाग। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले जो उत्तराखंड में चले गए, इनके गठन के बाद हम लोग पढ़ते हैं इसको 3 भागों में अब भी बांटते हैं। लेकिन इसका भाग होता है भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक, तो ये ऊपर आपको दिख रहा है सहारनपुर से लेकर के, छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, पूरा पढ़ के जाइएगा। सहारनपुर, जैसा कि आप जानते हैं सहारनपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो सहारनपुर से लेकर के और यहाँ कुशीनगर पूर्व में पड़ता है, तो कुशीनगर तक आपके भावर एवं तराई का क्षेत्र फैला हुआ है। अब बात आती है भावर और तराई का क्षेत्र क्या होता है। भावर क्षेत्र का मतलब होता है जब नदियां चलती हैं तो नदियां कहां, जैसे मान लेते हैं ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से नदियां पिघल करके निकलती हैं। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अच्छी है। ठीक, तो बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि जो प्रभास कुमार है, प्रभास कुमार क्या काम करते हैं, जो हीरो है वो पत्थरों के खड्डर पे चढ़ करके कूद करके ग्लेशियर पे जाकर के शिवलिंग को उठा करके लाते हैं। ठीक, तो जो खड्डर होता है, इधर पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसी पत्थर की सिराओं पे चढ़ करके ग्लेशियर तक जाते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर तक जाते हैं, मान लीजिए मूवी में थोड़ा हाई फाई दिखाया गया। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे खड्डर का प्रदेश होता है, यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलाखंड होते हैं। ठीक है, इन्हीं शिलाखंडों को भावर क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं शिलाखंडों को क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र में क्या होता है, अब जो नदियां यहां से चलती हैं, ये नदियां इसी भावर क्षेत्र में आकर के विलुप्त हो जाती हैं। इनकी धाराएं इसी भावर क्षेत्र में क्या होती हैं, बट जाती हैं। बट करके जब आगे निकलती हैं तो छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, गिल्ट इत्यादि लेकर के, छोटे छोटे चट्टानों को, छोटे छोटे मिट्टी के कण को लेकर के, गाद लेकर के बहती हैं। किसको लेकर बहती हैं, गाद को लेकर के बहती हैं। गाद का मतलब क्या होता है, पानी बहुत मटमैला टाइप होगा, उसमें छोटे छोटे बालू के कण, मध्य कण बालू के, और उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लेकर के इन्हीं शिलाखंडों के बीच से निकल करके जो नदियां अलग अलग क्षेत्रों में निकल करके बहती रहती हैं, तो वहां पे आप जानते हैं किसका निर्माण करती हैं, जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। ठीक, तो यहाँ पे जो गाद सिल्ट इत्यादि को लेकर के आती है, जलोढ़ संघ और जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। ये असलाकृतियां पाई जाती, जलोढ़ पंख और जलोढ़ संघ। तो ये जो दलदल होता है, यहाँ दलदल में बालू होंगे, मिट्टी के कण होंगे, पानी होगा, यही सब चीजें होती हैं। ठीक, इन्हें लेकर के ये आ जाती हैं दलदल में। यहाँ पे इसे जो ये क्षेत्र होता है, इसे तराई का क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तराई का क्षेत्र लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक फैला हुआ था। कहां से लेकर के, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक अगर देख लें तो उत्तर से दक्षिण के बेल्ट में अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग 80 से 90 किलोमीटर फैला हुआ था। कितना फैला हुआ था, लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक फैला हुआ था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, भूमि सुधार कार्यक्रम, किसके द्वारा, भूमि सुधार कार्यक्रम द्वारा, आप याद रखेंगे लेखपाल का काम देगा, भूमि सुधार कार्यक्रम द्वारा इनमें धीरे धीरे सुधार किया गया। सुधार करने का लाभ क्या हुआ कि सुधार होने से ये जो दलदल थे, जो तराई का बेल्ट था जिसमें कुछ होता नहीं था, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, हालांकि आगे का बेल्ट जो हम बना रहे हैं इसको
मान लेते हैं दलदल का प्रदेश था, ठीक है, इसी को हम तराई प्रदेश कह रहे हैं, तराई का क्षेत्र, ठीक। अब इसी तराई के क्षेत्र में क्या हुआ कि नदियां यहीं से निकल रही, सिल्ट है, गाद है, ठीक, इन चट्टानों के साथ आई है, बहुत गाद है, मिट्टी है, साफ पानी नहीं है, तो वहां पे वो क्या कर रही है, एक, ठीक, तो वहां पे जब पहुंच रही है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ क्या वो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे भूमि सुधार कार्यक्रम। हम लेखपाल का जब आपको पढ़ाएंगे ग्रामीण परिवेश, तो उसमें बताएंगे भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ऊसर भूमि सुधार है, ठीक है, बंजर भूमि सुधार है, ठीक है, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए भूमि सुधार लाए गए, जहां पर रेगिस्तानी चट्टाने थी, चट्टानों के लिए भूमि सुधार कौन कौन से, तो उसमें हम बताएंगे लेखपाल का जब ग्रामीण परिवेश पढ़ाएंगे। लेखपाल का पेपर आप सब भी दे सकते हैं, आप सब भी दीजिएगा लेखपाल का पेपर, लाभ मिलेगा आपको। पहले आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार चाहिए, रोजगार में अगर सरकारी रोजगार मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो आप लेखपाल का भी फॉर्म डालिएगा, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली उसका भी फॉर्म डालिएगा, शिक्षा विभाग में कलर की वैकेंसी आने वाली उसका भी फॉर्म डालिएगा। तो होगा क्या कि जब आप किसी वैकेंसी में बैठेंगे ना, पेपर देने का तरीका भी आएगा, और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ आपको होगा कि अगर कहीं पे हो जाएगा तो उसके बाद आराम से आप सिविल की तैयारी कर सकते हैं, तब आरओ क्या है, आप एसडीएम बनेंगे, और उसके बाद यूपीएससी तैयारी करिए, आप वहां बनी, ठीक। तो यहाँ पे छोटी सी जॉब के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, तो ये काम देगा आपको भूमि सुधार कार्यक्रम, हम पूरा पढ़ेंगे एक तरह सिस्टम से, कई ठो है तो इसको पढ़ेंगे, बताएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, भूमि सुधार कार्यक्रम करने से क्या हुआ कि भूमि जो खराब थी, दलदल गाट से भरी हुई थी, इनमें सुधार कार्यक्रम लाने के बाद यहाँ पे धान, गन्ना बहुत बेहतरीन पैदा होने लगा। कौन? धान और गन्ना, धान और गन्ना। और इसके बाद भूमि सुधार कार्यक्रम से सरकार ने जब उस मिट्टी को सही कर दी तो किसानों को जमीन को आवंटित कर दिया, किसानों को दे दिया गया, और किसान यहाँ पे धान और गन्ना का जबरदस्त उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त उत्पादन इस तराई बेल्ट में गन्ना और धान का होता है। आप जानते हैं जो तराई बेल्ट होता है वहां पे नदियों चूंकि पानी आता है, दलदल होता है, दलदल जैसी स्थिति रहती है, तो वहां पे क्या होता है, आर्द्रता बनी रहती है। आर्द्रता जानते हैं, आर्द्रता बनी रहती है। आर्द्रता का मतलब होता है जब हवा में पानी की मात्रा उपस्थित होती है, हवा में किसकी मात्रा, पानी की मात्रा उपस्थित रहती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, मैंने आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था कि जब आर्द्रता ज्यादा होती है, किसमें, पर्यावरण में, जब आर्द्रता ज्यादा होती है तो आपके कपड़े देर से सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्द्रता होने से पर्यावरण में नमी आ जाती है। बरसात के दिनों में आपके कपड़े लेट से सूखते हैं, धूप तो होती है, भाप बन के उड़ते भी हैं, आपके पानी भी इवेपोरेशन होता है, परंतु उसके बावजूद भी क्या होता है, आर्द्रता हो जाती है। आर्द्रता से क्या होता है, हवाएं ठंडी चलती हैं, नमी रहती है, हवाओं में नमी रहती है। ठंडी दिनों देखो ओस भरी आती है, बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है। तो चूंकि यहाँ आर्द्रता ज्यादा होती है, आर्द्रता होने से एक चीज और होता है, यहाँ पे उमस ज्यादा होगी, ठीक है। बारिश होने के बाद उमस बहुत तेज होती है, देखते हैं, तो उमस बहुत तेज होगी। और जहां पे पानी, चूंकि यहाँ दलदल है, पानी भी खूब होता है, यहाँ पे बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं, बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं जो ब्लड को सक करते हैं। और आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां मच्छरों से फैलती है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ये सभी बीमारियों के जो वाहक होते हैं कौन होते हैं? मच्छर होते हैं। तो यहाँ से बड़े बड़े मच्छर जो होते हैं, यहाँ तराई बेल्ट में बहुत बड़े बड़े मच्छर, डंस जैसे मच्छर पाए जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा रोग फैलता। आपने देखा होगा कि आज के 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 600 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई थी गोरखपुर बेल्ट में। आपने देखा था, बहुत सारा न्यूज में कवरिंग हुई थी। उस समय हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी शपथ लिए थे और इनके ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठी थी। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बावजूद बच्चों की देहांत हुआ, बच्चों को सुविधाएं नहीं दी गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपने सुना होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा उस समय हाईलाइट था। लेकिन एक्चुअली में ऑक्सीजन से बच्चों की मृत्यु कम हुई थी, बल्कि मृत्यु बच्चों की किससे ज्यादा हुई थी? ज्यादा वहां पे चिकनगुनिया, निमोनिया इत्यादि के कारण हुई थी, जिसके वाहक कौन थे? मच्छर थे। अब तराई बेल्ट में जब भूमि सुधार कार्यक्रम हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, नदियों को जोड़ा गया। देख रहे हैं हम, नदियों को जोड़ा जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना किससे लाया था? अटल जी द्वारा लाया गया था। तो इन सभी परियोजनाओं से क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे अब समझ विकसित हो रही है। पिछले 3 साल से एक भी बच्चे की डेथ नहीं हुई है किसी रोग से। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि रही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश के लोगों की, जिन्होंने अपने आप को साफ सफाई रखना शुरू किया, अपने रहने सहने का परिवेश बदला। ठीक, तो इन फालतू बातों से मुद्दा हटा करके हम काम की बात आते हैं। यहाँ क्या हुआ, दलदल का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं,
जिससे मलेरिया नामक रोग फैलता है। मलेरिया नामक रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ नामक एक वो होता है, क्या नाम होता है उसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, ये कोशिकी जीव होता है जिससे मच्छर सक करके दूसरे को देते हैं, मलेरिया नामक रोग फैलता है। इसकी दवा किससे बनती है? सिनकोना की छाल से बनती है। सिनकोना क्या होता है? एक वृक्ष होता है जो कहाँ पाया जाता है? सदाबहार क्षेत्रों में। सदाबहार क्षेत्र किसे कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? हमारे दक्षिणी भारत में और मेघालय में, चिरापुंजी, ठीक है। तो जब दक्षिणी भारत में तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जिसका नाम होता है सिनकोना। सिनकोना के वृक्ष से क्या निकाला जाता है आप जानते हैं? सिनकोना के वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के उपचार में उपयोग होता है। जब स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ेंगे इन सभी चीजों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे भी बात आ गई तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो ये हो गया भूमि सुधार कार्यक्रम हुआ। भूमि सुधार कार्यक्रम के बाद क्या हुआ कि ये जो है अब यहाँ पे मिट्टी कार्यलायक हो गई। तो हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। उत्तर प्रदेश कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। एक भावर और तराई का प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हरियाणा के बीच में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा के बीच में क्या करती है? हरियाणा के बीच में बताइए डिवीजन का कार्य करती है। तो यमुना नदी जो होती है सीधे कहां बढ़ती है? दक्षिण की तरफ बढ़ती है। और गंगा नदी यहां से घुसती है। यमुना और गंगा नदी दोनों आपस में जाकर के, ये थोड़ा सा और आगे मिलेंगे, इलाहाबाद यहां पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा 1 सेकेंड, ठीक, ये बहते बहते जाती हैं और यहाँ इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये जाकर के मिल जाती हैं, ठीक। गंगा यमुना नदी का संगम पाया जाता है कहां पे? प्रयाग में। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना नदियां और गंगा नदियां का ये मैदान आगे तक भी विस्तृत होता है। गंगा जहां तक जा रही है अपने आगे मैदान को बनाती चली जाती है। बता रहे कैसे मैदान बनता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बरसात के बाद आपके गांव में नदियां जो होती हैं, छोटी छोटी नदियां आपके गांव में पाई जाती हैं। नदियों वाला चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत। तो नदियों वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ऐसे छोटी छोटी नदियां पाई जाती है। जब बारिश का सीजन होता है तो नदियां बह करके दूसरे दिशाओं में निकल जाती हैं। आपने देखा भी होगा जब दूसरे दिशाओं में निकल जाती है तो इनके साथ मटमैला पानी बहता है। बरसात दिनों में कैसा पानी बहता है? तो आप कहेंगे मटमैला पानी बहता है। मटमैला पानी में क्या पाया जाता है? मैंने आपको बताया गाद पाया जाता है, मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं। जब ये मिट्टी के कण यहाँ पे ले जाती है तो यहाँ छोड़ तो देती है, ले जाती है, लेकिन धीरे धीरे पानी को जब वापस आना होता है तो उसकी चलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ऊपर से गिरी ढाल से तब तो उनकी गतिज ऊर्जा बहुत तेज थी, बहुत तेज भागे। लेकिन जब प्लेन सरफेस पा जाते हैं तो गतिज ऊर्जा कम होती। गतिज ऊर्जा कम होती तो क्या काम करते हैं? मिट्टी को पाटते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसे खादर और बांगर मिट्टियां तैयार होती। कौन सी मिट्टी? खादर और बांगर मिट्टियां तैयार होती। 10 के शोषण का पहले चैप्टर में सब खादर मिट्टियां, बांगर मिट्टियां, 8 प्रकार की मिट्टियां होती है, सबके बारे में बताया गया। काली मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नवीन मिट्टी, प्राचीन मिट्टी, ठीक। तो इन मिट्टियों का क्षेत्र तैयार होता है। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदान। यह मैदान बहुत उपजाऊ होता है, चूंकि इसमें कई तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो मैदान है यह उत्तर भारत के मैदान का ही एक हिस्सा है। पीछे आपके क्या? पंजाब का मैदान है, हरियाणा का मैदान है, आगे बिहार का मैदान है, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल का मैदान है। तो यह आपके उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। उत्तर भारत का मैदान जो उत्तर प्रदेश का मैदान है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है जो गंगा यमुना नदियों के द्वारा पाट दिया गया, मिट्टी को ले आकर के पाट दिया गया है। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र का आप एक और उदाहरण मान सकते हैं कि यहाँ की उपज इतनी ज्यादा है कि आप जानते हैं कि भारत में नदियों द्वारा ला करके मिट्टियों को पाटे जाने की वजह से उपजाऊ क्षेत्र बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा उपज होती है, ठीक, ठीक है। चले, तो ये हो गया उत्तर भारत का मैदान, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। क्लियर है? कुछ इसमें नहीं, जिला वाइज कभी कभी पूछा जाता, बस आपको 3 सेक्टर यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कहां से कहां तक फैला हुआ है यहां से प्रश्न आ सकता है। गंगा के तट पे स्थित नगर कौन है? यमुना के तट पे, तो सब हम आपको बताएंगे आगे, नदियों वाले चैप्टर वो सब पढ़ेंगे, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे आपका है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, किसमें जल्दी से बताइए? बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है इन्हें। ठीक, अब बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो क्षेत्र होता है ये पूरा तरह से यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पठारी भाग है। इस पठारी भाग में आप जानते हैं पठारी भाग है तो यहाँ पे नेचुरल है, जब पठार है तो यहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी। यहाँ पे कई नदियां निकलती हैं जो यहाँ पे मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जो यहाँ पे बहती हैं, जैसे सोन है, केन है, ठीक है। इन नदियां यहाँ पे बहती रहती हैं। अब पठारी क्षेत्र में यहाँ पे छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां बड़ी बड़ी नहीं पाई जाती, छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं। एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है जो है बुंदेल, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश के बिंद काल की प्राचीन चट्टानों नीच चट्टानों के द्वारा हुआ। किससे बुंदेलखंड का निर्माण हुआ है? नीच चट्टानों के द्वारा हुआ। किससे? नीच चट्टानों से हुआ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चलास घास का मैदान। चलास घास का मैदान, चलास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये इस पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और ये आपका ललितपुर है। यहाँ पे बीच में पठारी क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे छोटे मोटे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि चूना खड़िया पत्थर पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम की खान है उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सब के बारे में रेणुकूट को पढ़ेंगे, ठीक है, रिहंद नदी को पढ़ेंगे, टोंस नदी को पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, लेकिन क्रम वाइज चलेंगे। आज बस एक छोटा सा इसका परिचय था उत्तर प्रदेश का। एक परिचय हमने जिला वाइज कर लिया, इसके तटीय क्षेत्रों पे भौतिक विभाजन कर लिया, भौगोलिक विभाजन कर लिया, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसकी परिधि क्या है, इसका वो लंबाई चौड़ाई क्या है, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला पता कर लिया हमने इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हमने भौतिक विभाजन किया, नॉर्मली चीजों को हमने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज कुछ नहीं ली गई है, ठीक है, नॉर्मली चीजों पे चर्चा की गई जो आसानी से याद हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। और उत्तर प्रदेश की जलवायु हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बारिश ज्यादा होती, कहाँ पे बारिश कम होती, उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा होता है, टेम्परेचर, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, जायद की फसलें कब बोई जाती हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कृषि सेक्टर से प्रश्न उठने का चांस बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इन सब चीजों को बहुत गौर से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी पढ़ेंगे, फिर उत्तर प्रदेश मिट्टी के बाद उत्तर प्रदेश की नदियां के बाद पठारी क्षेत्र, या पठारी क्षेत्र पूरा पढ़ेंगे। जब पठारी क्षेत्र पूरा पढ़ेगा तो यहाँ पे कोयलरी की खाने पढ़ेंगे, खनिज की खाने पढ़ेंगे, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सिस्टम को से आगे बढ़ा रहे हैं। बस आप वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों को पहुंचाते रहें। और भी क्लासेस आरो यारो की चलती हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, और इसके बाद आपकी क्लास और चलती है, क्या चलती है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश विशेष और विज्ञान की क्लासेस, यानी 4 क्लासेस आपको आरो यारो की दी जाती हैं। प्रत्येक दिन आप इस क्लास को देखा करिए, आपके लिए हितकर होगा, लाभदायक होगा। मैं इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ प्रत्येक दिन काम करता हूँ। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।